हम NMR4 पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक, केमिकल शिफ्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 फैक्टर्स। चौथा फैक्टर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट हैज़ बीन फाउंड दैट हाइड्रोजन एटम at a low field if it is attached to highly electronegative atoms। अगर हाइड्रोजन किसी भी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वह निम्न क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करता है। The hydrogen bonded proton attached to highly electronegative atom and will have small electron density around it, being less shielded। जब कोई भी प्रोटॉन हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वो अपने से उच्च विद्युत ऋणी परमाणु या हाईली इलेक्ट्रॉनिक एटम से जुड़ता है, जिससे बंध के इलेक्ट्रॉन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और ऐसा प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाता है, लेस शिल्डेड हो जाता है, डिशिल्डिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि प्रोटॉन आसानी से दुर्बल क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करता है और डाउनफॉल शिफ्ट हो जाता है। द डाउनफॉल शिफ्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा प्रबल है, स्ट्रांग है, तो डाउनफील्ड शिफ्ट ज्यादा होगा। अगर हाइड्रोजन बंध दुर्बल है तो डाउनफील्ड शिफ्ट कम होगा। और वी कैन डिस्टिंग्विश इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग with the help of NMR spectrum. Intramolecular and intramolecular hydrogen bonding can be easily distinguished on the basis of NMR spectrum. Intermolecular hydrogen bonding shows a shift in absorption due to change in concentration, whereas intramolecular H bonding does not show any shift. अगर हमें मालूम करना है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अंतः अणुक है या अंतरा अणुक है, यानी कि दो अणुओं के बीच बन रहा है या एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच बन रहा है, तो हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जो अंतर अणुक होता है वो सांद्रता में परिवर्तन के साथ अवशोषण विस्थापित हो जाता है उसका, जबकि अंतः अणुक जो होता है वो सांद्रता परिवर्तन से उसका कोई भी विस्थापन नहीं होता है। अगर इसका मतलब है कि सांद्रता में परिवर्तन से अगर अवशोषण सिग्नल विस्थापित हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब अणु में अंतर अणु यानी कि दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फिनोल गिव्स NMR सिग्नल एट 4 to 7 डेल्टा, बट इफ concentration decreased, absorption for OH proton appears upfield. But in case of salicylic acid, absorption for OH proton will not shift due to change in concentration. हमने क्या कहा, फिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जैसे ही हम कंसंट्रेशन कम करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की तीव्रता जो है क्या होती है, कम होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की तीव्रता कम होगी तो प्रोटॉन जो है वो प्रबल क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करेगा। बट सैलिसाइक्लिक एसिड में, जिसमें कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हम सांद्रता परिवर्तित करते हैं तो कोई भी परिवर्तन अवशोषण में नहीं होता है। इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्ड की जो नेचर है इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, वो हम NMR स्पेक्ट्रम से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करें हम ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रा। NMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या कैसे की जाती है? The NMR spectrum can be studied under the following points: number of signals, 1, 2, position of signals, the intensity of signals and the speeding of signals। सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ सिग्नल्स। वी हैव स्टडीड अर्लियर, हम पढ़ चुके हैं कितने इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन है उसके हिसाब से हमें सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। सिग्नल इन द NMR स्पेक्ट्रा विल टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। Number 2, position of signals. We have studied earlier under the topic chemical shift। Chemical shift में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अलग अलग सिग्नल्स की अलग अलग पोजीशन प्राप्त होती है। अपन DMS के रेफरेंस में किस प्रकार से हम अलग अलग कंपाउंड्स को निकालते हैं। थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स और पीक एरिया। इंटेंसिटी ऑफ एनी NMR सिग्नल इज मेजर्ड एज द एरिया अंडर द पीक। पीक जो भी बनती है NMR में, उसमें कितना क्षेत्रफल कवर कर रही है उससे हमें मालूम पड़ता है इंटेंसिटी क्या है।
The area under NMR signal is directly proportional to the number of proton giving rise to the signal. और जो क्षेत्रफल पीक का बनता है किसी भी, वो सीधा उन प्रोटॉनों की संख्या के अनुपाती होता है जो संकेत दे रहे हैं। यानी कि ज्यादा प्रोटॉन संकेत देंगे तो ज्यादा एरिया प्राप्त होगा, कम प्रोटॉन सिग्नल देंगे तो कम क्षेत्रफल वाला सिग्नल प्राप्त होगा। Greater the number of proton that flip over at a particular frequency, greater will be the area under the absorption peak. जितने ज्यादा प्रोटॉन सिग्नल देंगे उतना ही ज्यादा होगा। स्क्वायर under each peak are simply counted and form the ratio between various kinds of proton is find out. हम अगर ग्राफ देखेंगे उसका पीक का, उस हर पीक में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं उसको हम गिन सकते हैं सिंपली, और जो उसकी रेशियो है वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटॉन का रेशियो निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार कितना रेशियो प्राप्त हो रहा, द रेशियो आर देन कन्वर्टेड टू होल नंबर्स। These whole numbers or simple multiples of them tell the number of proton represented by the various NMR signals. ये जो रेशियो है ये नंबर में परिवर्तित किया जाता है संख्या में, और ये संख्या जो है बता देती है कि कितने प्रोटॉन्स जो है वो एनएमआर सिग्नल दे रहे हैं। अब इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं। द एनएमआर सिग्नल ऑफ टोलुइन गिव टू सिग्नल्स। टोलुइन हम जानते हैं कि दो प्रकार के इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसमें एक 5 तो बेंजीन रिंग वाले और 3 CH3 वाले। That is two types of proton. If the square under each signals are counted, it has been found that the area under two peaks have the ratio of 5:3. Thus, in toluene, 5 protons are of one kind and 3 protons are of another kind. Some examples are जैसे CH3CH2OH। हम देखें तो ABC का इसका एरिया निकाला गया तो पाया गया कि वो 3:2:1 में 3 प्रोटॉन दे रहे हैं, तो 3 2 और 1। इसी प्रकार टोलुइन में 6:4 या हम कह सकते हैं 3:2। बेंजाइल एसीटेट में देखा गया A, B और C, तो A का जो प्राप्त हुआ 52, B का 21 तो C का 32। यानी कि अगर देखें हम तो कितना हुआ 5:2:3 एरिया प्राप्त होता है। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको हम A मानेंगे, इसको B और इसको C, क्योंकि ये 5 हाइड्रोजन है इसलिए 5 है, 2 हाइड्रोजन का 2 है और 3 हाइड्रोजन का 3 है, यानी कि ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C। A को C करना है और C को A करना है। अब पढ़ेंगे हम, अभी तक अपने देखा कि पीक एरिया। अब चौथा जो पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। In NMR, each signal represents one kind of proton in a molecule. If we see these signals in high resolution, a multiplet is observed in place of singlet. जो सिंगलेट हमें प्राप्त हो रहा था उसके स्थान पर मल्टीप्लेट जो पीक है उसमें हमें कई सारी पीक्स दिखती है। This splitting of signal is related to the number of possible spin orientation of the adjacent non-equivalent protons. ये जो सिग्नल का विपाटन हो रहा है ये पास वाले निकटवर्ती असमान प्रोटॉनों के चक्रण विन्यास या अभिविन्यास के कारण होता है। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोटॉन सिग्नल इज गिवन बाई n+1। हम जो किसी भी प्रोटॉन का सिग्नल की जो बहुता है मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाई n+1, वेर n इज द नंबर ऑफ विसिनल प्रोटॉन्स। निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या n है तो उसकी बहुता हमें n1+1 प्राप्त होती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड n+1 रूल। समझे अपन एग्जांपल से, इट मींस ए सिग्नल विल स्प्लिट इनटू अ डबलेट इफ ओनली वन विसिनल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन इज प्रेजेंट। यानी कि अगर पास में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो सिग्नल जो हमें प्राप्त होगा उस प्रोटॉन का वो 1+1 डबलेट प्राप्त होगा। अगर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं तो हमें 2+1 3 ट्रिपलेट प्राप्त होगा। अगर 3 प्रेजेंट है तो 3+1 तो क्वाड्रेट प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी प्रोटॉन के कारण सिग्नल
जो है उसकी बहुलकता क्या होगी, ये n+1 रूल से डिसाइड होगी। यानी कि पास में अगर उसके एक प्रोटॉन है तो हमें डबलेट प्राप्त होगा, उस प्रोटॉन के पास में दो प्रोटॉन वाला कार्बन है तो हमें ट्रिपलेट प्राप्त होगा, अगर तीन प्रोटॉन वाला कार्बन है तो हमें क्वार्टेट प्राप्त होगा। दिस स्प्लिटिंग शो द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन। ये स्प्लिटिंग वास्तव में बताती है कि चक्रण विन्यास जो है पास वाले प्रोटॉन का क्या है, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आप इसको पढ़ें और कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।